दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन गांधी नोआखली में। और उस समय वहां एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि बापू, आपने तो कहा था 1908 और 1909 में कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम वैश्या है और बांझ है। तो गांधी ने कहा था उसमें 1% भी बदलाव नहीं करता, मैं आज भी मानता हूं कि ये वैश्या है और बांझ है। तो पत्रकार ने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा ये कुछ दिन के बाद तुमको पता चल जाएगा। और वो बात आज 50 साल के बाद साबित हो गई। वैश्या कौन होती है? वैश्या के दरवाजे पर राजा जाए या भिखारी, सबकी एक जैसी सेवा करती है। वैश्या के दरवाजे पर विद्वान जाए या बड़े से बड़ा अपराधी, सबकी एक जैसी सेवा करती है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी आज यही हो रहा है। बड़े से बड़ा अपराधी भी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठा, जिसने 30 मर्डर किए हैं, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट भी उसी पार्लियामेंट में बैठा है। दोनों एक बराबर हैं। ये वैश्या के ही दरवाजे पर होता है जो पार्लियामेंट में। और गांधी जी ने बांझ इसलिए कहा था, गांधी जी ने कहा था कि पूरी ताकत तुम लगा देना तो भी इस सिस्टम में से कुछ निकलने वाला नहीं है। आज 50 साल के बाद ये सिद्ध हो गया है कि उसमें से कभी कुछ नहीं निकलने। इसलिए गांधी मना करते थे। गांधी ने तो एक और करारा स्टेटमेंट दिया था आजादी के तुरंत बाद। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दो। तो एक पत्रकार ने पूछा बापू क्यों कह रहे हो ऐसा? तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस देश को वैसे ही लूटेगी जैसे अंग्रेजों ने लूटा, अगर इसको खत्म नहीं करोगे। तो लोगों ने कांग्रेस को तो खत्म नहीं किया, लेकिन गांधी को खत्म कर दिया, क्योंकि गांधी उनके रास्ते में रोड़ा बनने लगे। गांधी को तो रास्ते से हटाया। और गांधी की कही हुई बात आज सत्य सिद्ध हुई है कि इन्होंने हिंदुस्तान को इतना लूट लिया है जितना कभी अंग्रेजों ने भी शायद इस देश को नहीं लूटा। और इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में से कभी कुछ नहीं निकलेगा। आपने कभी सोचा कि ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग इस देश में बनाई किस? अंग्रेजों ने बनाई। 1925-1926 में ये पार्लियामेंट बना। उसके पहले इस देश में वायसराय की काउंसिल होती थी, उस काउंसिल से पूरा देश चलता था। 1925-26 में पार्लियामेंट की इमारत बनी और सेंट्रल लेजिस्लेचर सिस्टम इस देश में शुरू हुआ। लेकिन ये जो पार्लियामेंट की इमारत है, कभी आपने इस पर गौर किया है ये गोल क्यों है? हिंदुस्तान का पार्लियामेंट गोल क्यों है? हमारे देश में जो भारतीय वास्तुशास्त्र है ना, उसके नियम के अनुसार गोल इमारतें सबसे अशुभ मानी जाती, सबसे खराब मानी जाती। भारतीय वास्तुशास्त्र में कभी भी कोई इमारत गोल नहीं बनाई जाती। मंदिर भी कभी गोल नहीं बनाए जाते, आधे गोल होते हैं, फिर पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण इमारत ही गोल है, जबकि इस वास्तुशास्त्र के अनुसार वो सबसे अशुभ है, सबसे खराब है। क्यों? गोल जो होता है वो शून्य होता है, और शून्य में से हमेशा शून्य ही निकलता है और कुछ नहीं निकलता। तो 50 साल से इसमें से सिवाय शून्य के और कुछ नहीं निकला। और 50 साल से जिस इमारत में से सिर्फ शून्य निकल रहा है, उस इमारत को चलाने के लिए खर्चा कौन दे रहा? आप दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। और कितना पैसा खर्च करते हैं? पार्लियामेंट अगर 1 मिनट के लिए चलती है तो 7,000 रुपया खर्च होता है उसमें 1 मिनट में। और एक साल में कम से कम 8 महीने, 6 महीने, 8 महीने पार्लियामेंट चलती है। और एक दिन में कम से कम 6 घंटे, 8 घंटे पार्लियामेंट चलती है। उसका हिसाब अगर आप जोड़े 1 मिनट के 7,000 रुपए के हिसाब से, तो सैकड़ों करोड़ रुपए का हिसाब बैठा पार्लियामेंट के चलने का। और वो सैकड़ों करोड़ रुपए जो खर्च किए जाते हैं, वो किसकी जेब के? आपकी जेब के हैं, मेरी जेब। और वहां जो सैकड़ों करोड़ रुपए आप खर्च कर देते हैं, उसका नजारा आपने देखा है कभी? जब आपस में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के एमपीज लड़ते हैं, तो आपने लड़ते हुए नजारा देखा है कभी? माने एक दूसरे की धोती उतारने में कोई कसर कम रह जाती है क्या? और कभी कभी तो ऐसा नजारा आपने शायद देखा नहीं हो, मैंने देखा। मेरे उत्तर प्रदेश की असेंबली में एक बार ऐसा अद्भुत हुआ कि ये जो माइक होता है, माइक के डंडे निकाल निकाल कर एक दूसरे के सिर तोड़ दिए लोग। और मेज पर जो पेपर वेट रखा रहता है, उस पेपर वेट को मारकर सभापति का सिर तोड़ दिया था मेरे उत्तर प्रदेश की असेंबली में। और बिहार की असेंबली में तो क्या क्या नहीं होता है, आप उसकी कल्पना नहीं करेंगे। और इनको चलाने का खर्च कौन देता है?
आप देते, हम देते, 7,000 रुपए मिनट का खर्चा हम करते। और मैं नहीं कहता, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में लोकसभा के जो स्पीकर संगमा साहब, उन्होंने अभी 2 महीने पहले एक स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट? उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 90 से ज्यादा ऐसे एमपीज हैं जो नोटेड क्रिमिनल्स हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट में। और हिंदुस्तान की तमाम असेंबलीज में, विधानसभाओं में 7,000 से ज्यादा ऐसे एमएलए हैं जो नोटेड क्रिमिनल्स हैं, माने जिन्होंने क्राइम किया, जिन्होंने अपराध किए, और ऐसे अपराध किए हैं, हत्या करने वाले अपराध, कोई छोटे मोटे अपराध नहीं। तो हत्या करने वाले, अपराध करने वाले लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं। जिनको तिहाड़ जेल में अंदर होना चाहिए था, वो पार्लियामेंट में बैठे हुए। और दुर्भाग्य से आप ऐसी पार्लियामेंट को झेल रहे हैं और चला रहे हैं। काहे की डेमोक्रेसी है और कौन सी डेमोक्रेसी है? और इस देश में अब तो ये फैशन और शगल बन गया है, जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना ही बड़ा टिकट का दावेदार। और कोई राजनीतिक पार्टी चुनौती देता हूं मैं कि उनको ये कह नहीं सकती कि उनकी पार्टी में अपराधी नहीं। हर पार्टी सबसे पहले अपराधियों को टिकट बांट रही है। माने सारी की सारी राजनीति ऐसी सड़ गई है कि सिवाय अपराधी के वो काम नहीं चला सकते। तो ऐसे नेताओं को नेता कहें जो अपराधियों के दम पर बंदूक चलाते हैं। और इनको आप नेता कहते हो इस देश का। एक एक पार्लियामेंट के एमपी का एक एक महीने का खर्चा 40,000 रुपए का है। और 40,000 रुपए के खर्चा एक एक एमपी इस देश में करता महीने भर में, उस पर भी पेट नहीं भरता। तो एमपी कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, हमारा टीए बढ़ा दो, हमारा डीए बढ़ा दो। और कितना बढ़ाने की बात चल रही है? 70,000 रुपए महीना करवा रहे हैं। और मैं आपको दे रहा हूं, पूरी चुनौती से ये कह रहा हूं कि जिस दिन हिंदुस्तान के एमपी की तनख्वाह बढ़ाने वाला बिल आएगा, मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे और वो पारित हो जाएगा। सब पार्टियों के एमपी एक दिशा में खड़े होंगे और सब उसको पारित करवाएंगे। कोई एक एमपी ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि जिस देश में 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हो, जिस देश में 40 करोड़ लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता हो, पीने के लिए पानी नहीं मिलता हो, उस देश के प्रतिनिधि 70,000 रुपए महीने खर्च करें, इससे ज्यादा शर्मनाक और दूसरी कौन सी बात हो सकती है? लेकिन ये आपकी आंखों के सामने है और चल रहा है। जब जब नेताओं की तनख्वाह बढ़ाने का मसला आता है, सारी पार्टियां एकजुट होकर उसको पारित करा लेती हैं। जिनको आप नेता कहते हो, उनको मैं वेतन भोगी क्लर्क मानता हूं। क्योंकि जो वेतन भोगी क्लर्क होता है वो हल्ला करता है, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, मेरा डीए बढ़ाओ, मेरा डीए बढ़ाओ, मेरा एचआरए बढ़ाओ। ये अपने आप को नेता कहलाने वाले लोग भी वैसे ही करते हैं जैसे वेतन भोगी क्लर्क करता है। और इनको आप नेता कहते हैं जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, 4-4 ब्लैक कैट्स कमांडोज लेके चलते। और हिंदुस्तान के सिर्फ 10 ऐसे एमपीज हैं पार्लियामेंट में जिनके 1 साल की सुरक्षा का खर्चा 300 करोड़ रुपए है। सिर्फ 10 एमपी। ये 300 करोड़ का खर्चा कौन दे रहा है? आपकी जेब से जाता है, मेरी जेब से जाता है। क्या कहते हैं साहब? उनकी जान जाने का डर है, माने उनको मरने का डर है। और ऐसे देश में मरने से डरते हैं जहां बार बार जन्म की कल्पनाएं हैं। इस हिंदुस्तान में तो बार बार जन्म मिलता है, पुनर्जन्म होता है। काहे को डरते हो इस देश में मरने से? और मरने से डरते हैं, कोई बहुत कीमती जान हो तो समझ में आता है उसको बचाया जाए। जो कीमती जानें थी इस देश में, वो कभी ब्लैक कैट्स कमांडोज लेके नहीं घूमती। महात्मा गांधी के पास कौन से ब्लैक कैट्स कमांडोज थे? उससे बड़ा नेता इस देश में कौन हुआ? उससे बड़ा राजनेता कौन हुआ है दुनिया में? जिस आदमी के मरने पर दुनिया के 50 देशों ने अपने झंडे झुकाए हो, उससे बड़ा नेता दुनिया में कौन हुआ है? उसने तो कभी ब्लैक कैट्स कमांडोज की बात नहीं की। सरदार भगत सिंह के पास तो कभी ब्लैक कैट्स कमांडोज नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद के पास तो कभी ब्लैक कैट्स कमांडोज नहीं थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो कभी ब्लैक कैट्स कमांडो रखने की जरूरत नहीं थी अपनी सुरक्षा में। तो ये इतने बड़े बड़े लोग जो सीधे ब्रिटेन की साम्राज्य शक्तियों से लड़ रहे थे, जिनका दुश्मन उनके सामने खड़ा होता था और जिनके एक एक पल डर था मौत का, जिनको एक एक पल डर था कि कब अंग्रेजों की गोली आएगी और कब पार चली जाएगी सीने से, उन्होंने कभी ब्लैक कैट्स कमांडोज नहीं रखे। और ये कल के दुम छल्ले लोग
जिनको ठीक से साइकिल चलाना भी नहीं आता था 2 महीने पहले, अब 4-4 ब्लैक कैप कमांडो लेके घूमते और कहते हैं। नेता तो इस देश में एक ही था, सुभाष चंद्र बोस। ये तो सब वेतन भोगी क्लर्क हैं। दुर्भाग्य से आपने इन्हीं को नेता कहना शुरू कर दिया। इनमें से नेता कोई है जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, वो देश की क्या रक्षा करेगा? जरा इस मोटी सी बात को समझिए कि जो प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री, जो रक्षा मंत्री, जो वित्त मंत्री अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, वो देश की रक्षा क्या करेगा? ये तो सब नाटक है, आपको बेवकूफ बनाने का, आपको बर्बाद करने का, आपकी जेब से निकाले हुए पैसे को बर्बाद करने। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम गांधी जी के कहे अनुसार वैसा ही है जो गांधी जी ने कह दिया। 50 साल से इसमें से कुछ नहीं निकला। 50 साल पहले जो देश की समस्याएं थी वो 50 साल बाद भी। 50 साल पहले पीने के पानी की समस्या थी, आजादी के 50 साल के बाद 2 लाख गांव में पीने का पानी नहीं। 50 साल पहले इस देश में 2-2.5 करोड़ लोग बेरोजगार थे, 50 साल के बाद 16 करोड़ हो गए। 50 साल पहले इस देश में 4-5 करोड़ लोग गरीब थे, 50 साल के बाद 40 करोड़ हो गए। एक भी समस्या का समाधान नहीं। और ये पार्लियामेंट आज भी उतनी ही गुलाम है अंग्रेजों की जितनी कभी उस जमाने में होती थी। कभी आप लोगों ने सोचा कि हिंदुस्तान की सरकार का बजट 28 फरवरी की शाम को 5 बजे क्यों आता? पार्लियामेंट तो सवेरे 11 बजे चालू हो जाता, बजट शाम को 5 बजे क्यों आता है? कभी आपने इस पर दिमाग लगाया क्यों होता है? इसलिए होता है कि इंग्लैंड में नया फाइनेंशियल ईयर, न्यू फाइनेंशियल ईयर 1 मार्च से शुरू होता, तो इंग्लैंड में 28 फरवरी को बजट पेश किया जाता। तो अब तो इंग्लैंड नहीं है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का नया फाइनेंशियल ईयर दिवाली से शुरू होता और हिंदुस्तानी पद्धति और भारतीय पद्धति के अनुसार हिंदुस्तान का बजट या तो दिवाली के 1 दिन पहले आना चाहिए या दिवाली वाले दिन आना चाहिए, क्योंकि भारतीय पद्धति में सारे देश में नया फाइनेंशियल ईयर दिवाली से शुरू होता है। अंग्रेजों के यहां 1 मार्च से शुरू होता। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजों के जाने के बाद 50 साल बाद भी वही परंपरा चल रही। और ये शाम को 5 बजे बजट पेश करने की क्या तुक है? अंग्रेजों के जमाने में इस देश में शाम को 5 बजे बजट इसलिए पेश किया जाता था क्योंकि यहां जब शाम के 5 बजते हैं, उस समय लंदन के पार्लियामेंट में सवेरे के 10:30 और 11 बजते हैं। तो यहां जब बजट पेश होता था तो लंदन उसकी कमेंट्री जाती थी, तो वहां के एमपीज उसको बैठ के सुनते थे। तो अब तो वो नहीं है चक्कर, अब क्यों शाम को 5 बजे बजट पेश किया जाता है? लेकिन गुलामी इतनी जबरदस्त है इन नेताओं के दिमाग में भी कि किसी को यह प्रश्न सूझता नहीं है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या? अंग्रेजों के पार्लियामेंट में शनिवार और इतवार की छुट्टी होती है, हिंदुस्तान में भी वही है, शनिवार और इतवार की छुट्टी। और यहां कहते हैं संडे संडे। संडे का माने क्या होता? यूरोप के देशों में कभी कभी कोई दिन सूरज निकलता है, तो जिस दिन सूरज निकलता है उस दिन संडे। हिंदुस्तान में तो एवरी डे संडे। यहां तो रोज सूरज निकलता है, और आज निकला है तो कल भी निकलेगा, कल निकला है तो परसों भी निकलेगा, परसों निकला है तो नरसों भी निकलेगा, 4 महीने बाद भी निकलेगा, साल भर बाद भी निकलेगा। यहां ये संडे मंडे का चक्कर क्या है? अंग्रेजों के जमाने में कोई कोई सुबह ऐसी होती है जो बहुत अच्छी मानी जाती है, जिस दिन सूरज निकल आए, टेम्परेचर कम हो, धूप खिली हुई हो, मौसम साफ हो, तो कहते हैं गुड मॉर्निंग, माने आज की सुबह बहुत अच्छी है। तो आपको कोई विश करेगा गुड मॉर्निंग, आप किसी को विश करेंगे गुड मॉर्निंग। हिंदुस्तान में तो एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग। यहां काय को गुड मॉर्निंग की परंपरा है, लेकिन है, करें क्या? वो दिमाग अंग्रेजियत वाला, और उसी अंग्रेजियत वाले दिमाग से पार्लियामेंट चलती। अंग्रेजों ने अपनी पार्लियामेंट में एक कानून बनाया, वो कानून अंग्रेज हिंदुस्तान में लागू करके गए। वो कानून क्या है कि अंग्रेजों की जो पार्लियामेंट है उसमें कानून जब बनते हैं तो कानून की ड्राफ्टिंग करने का काम सेक्रेटरी करते हैं, एमपीज नहीं करते, एमएलए नहीं करते। ये अंग्रेजों की परंपरा, वही परंपरा जब वो हिंदुस्तान में रहते थे जब तक थी। अब आजादी के 50 साल आ गए हैं तो भी हिंदुस्तान में यही चलता है। पार्लियामेंट में जितने एमपीज जाते हैं या असेंबली में जो एमएलए जाते हैं, वो कानून की ड्राफ्टिंग नहीं करते, कानून की ड्राफ्टिंग सेक्रेटरीज करते हैं। एमपीज और एमएलए सिर्फ उस पर डिबेट करते हैं और कुछ नहीं करते।
अंग्रेजों ने बनाई थी वो परंपरा, उनके अपने हिसाब से उन्होंने बनाई, हम क्यों उसको चला रहे हैं? कौन से तर्क है उसको चलाने के पीछे? और कोई भी राजनीतिक पार्टी इन मूल प्रश्नों को नहीं उठाती, क्योंकि किसी को फुर्सत नहीं है। सत्ता की दौड़ से, कुर्सी की दौड़ से किसी को भी बाहर आने की फुर्सत नहीं है, और इसलिए ये सवाल वैसे ही गड्ढे में डाले जाते हैं जैसे अंग्रेजों के जमाने में पढ़ते रहे। इसलिए पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपका गुलामी वाला है, पूरा का पूरा जुडिशियल स्ट्रक्चर जो न्याय का तंत्र है वो गुलामी वाला है, पूरा का पूरा शिक्षा का तंत्र गुलामी वाला है, और पूरा का पूरा आर्थिक तंत्र आपका गुलामी वाला है। और जो कुछ गुलामी थी अंग्रेजों के जमाने में, उससे कई गुना ज्यादा गुलामी अब बढ़ाई जा रही है। अंग्रेजों के जमाने में क्या होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों का माल गांव गांव में बिकता था। आज क्या हो रहा? परदेशी कंपनियों का माल गांव गांव गली गली में बिकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का माल लोग क्यों खरीदते थे? क्योंकि अंग्रेजों का माल क्वालिटी वाला है, हिंदुस्तानी माल घटिया है। आज भी वही तर्क है, विदेशी माल क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उसमें क्वालिटी है और स्वदेशी माल घटिया होता है। पलट के जब मैं किसी से पूछ लेता हूं कि भाई क्या क्वालिटी है परदेशी माल में, तो किसी को नहीं मालूम कि क्या क्वालिटी, बस इतना ही कहते हैं क्वालिटी। और कितना परदेशी कंपनियों का माल हम सब आज खरीदते हैं, अंग्रेजों के जमाने में भी उतना नहीं खरीदा जाता था जितना आज खरीदा जाता है। आजादी के 50 साल के सवेरे ही सवेरे सो के उठते हैं, परदेशी कंपनियों की चाय पीते हैं सबसे पहले, ब्रुक बॉन्ड, लिप्टन, रेड लेवल, ताजमहल, टी सिटी, आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स, इतनी सारी चाय कॉफी पी के फिर उसके बाद दांत साफ करते हैं, कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, ऑर्गन्स, ग्लीम, ग्लो, ढेर सारे टूथपेस्ट और उसके साथ टूथब्रश। फिर उसके बाद दाढ़ी बनाने जाते हैं तो पामोलिव का जवाब नहीं। कपिल देव कहता डिरेस्मिक का, ब्लेड, विल्किंसन सॉल्ट का, बिल्टेक का, तमाम तरह का आफ्टर सेव लोशन सब परदेशी कंपनी। उसके बाद नहाने के लिए जाते हैं तो साबुन, लक्स, लिरिल, रेक्सोना, पियर, सनलाइट, कैमे, पामोलिव, जॉनसन एंड जॉनसन, क्या क्या नहीं बिकता इसमें। उसके बाद कपड़ा धोने के लिए सर्फ, रिन, एरियल, अल्ट्रा, माइक्रो सिस्टम सब परदेशी कंपनी। उसके बाद पहनने के कपड़े, रेंगलर का जीन्स, एडिडास का शर्ट, बटरफ्लाई का, बाटा का, प्यूमा का लोगो। हमारे देश में कुछ साल पहले एक परदेशी कंपनी आई, उसने क्या फैशन चलाया, एकदम टाइट जीन्स और एकदम टाइट शर्ट, और इतनी चुस्त होती थी कि चढ़ती नहीं थी। तो लड़कों को मैं देखता था कि लेट लेट के चढ़ाते। अब कुछ दिन के बाद एक दूसरी कंपनी आई, उसने फैशन बदल दिया, एकदम ढीली पैंट और एकदम ढीली शर्ट, और इतनी ढीली कि एक में दो दो आ जाए। अब आप किसी से पूछो कि भैया क्या पहने हो, कहेगा बैगी। बैगी का माने क्या होता है हमको नहीं मालूम, बस पहने हुए। अंग्रेजी में एक शब्द होता है उसको कहते हैं बैगर। बैगर का माने होता है भिखारी। और उसी अंग्रेजी में एक दूसरा शब्द होता है बैगी। बैगी का माने होता है द मैन हु अपीयर्स टू बी ए बैगर। एक आदमी जो दिखने में भिखारी जैसा लगता हो उसको कहते हैं बैगी। और हमारे नौजवान तो चढ़ाए घूमते हैं, कहते हम तो बड़े स्मार्ट। 2 मिनट भी दिमाग लगा के सोचते नहीं कि क्या पहने हुए हैं और क्या कर रहे हैं। विदेशी कंपनियों के कपड़े पहन पहन के फिर जूते ऊपर से, एडिडास के, बटरफ्लाई के, बाटा के, प्यूमा के, लोटो के, मोजे भी उनके। स्कूल कॉलेज में जाते हैं काम करने के लिए, पेन पेंसिल भी परदेशी कंपनी, रेनॉल्ड का, रोटोमैन का। मैं पूछता हूं भैया क्यों खरीदते हो ये, तो कहते राजीव भाई लिखते लिखते अगर लिखते ही लिखते सब हो जाए तो हिंदुस्तान के स्कूल कॉलेजों का तो भंडाधार होने वाला है। आप बच्चों को वहां लिखते ही लिखते सब करने के लिए भेजते हैं कि पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं? और वो पेन पेंसिल खरीद के इस्तेमाल करके घर वापस आते हैं ऑफिस से, कॉलेज से, चाय कॉफी पीते हैं, नाश्ता करते हैं, ब्रिटानिया का बिस्किट, कैडबरीज का, नेस्ले का, मारी का। फिर बाजार में जाते हैं तो प्यास लगती है, पेप्सी कोला, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, मैंगो फ्रूटी, क्या क्या नहीं पीते। बच्चे घर में जिद करते हैं तो टॉफी चॉकलेट खाते हैं, कैडबरीज की, नेस्ले की, मारी की, क्या क्या नहीं बिकता इस देश में। और रात जब हो जाती है तब कोई बच्चा अपने घर में अपनी अम्मा से कहता है मम्मी मम्मी भूख लगी। मम्मी कहती है बस 2 मिनट,
वो 2 मिनट में सड़े मैदे की मैगी बना के देता। अभी कोई बच्चा अपनी अम्मा से भाखरी नहीं मांगता, दूध नहीं मांगता, सब्जी नहीं मांगता, दाल नहीं मांगता, सड़े मैदे की मैगी मांगता, और अम्मा भी बना के देती है। और पेट नहीं भरता तो अंकल्स का चिप्स, रफल्स का, हॉस्टेस का, टॉप रेमन का क्या क्या नहीं मिलता है। और मेरे जैसे लोग को तो बहुत क्रोध आता है। अभी तो हिंदुस्तान में परदेशी कंपनियों का नमक बिक रहा है, अन्नपूर्णा। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था दांडी में, और एक मुट्ठी नमक हाथ में लेके गांधी ने कसम खाई थी कि आज के बाद इस देश में परदेशी कंपनी का नमक नहीं बिकेगा और कोई नहीं खाएगा। लेकिन आज उसी देश में, गांधी के देश में, हम परदेशी कंपनी का नमक खरीद के खा रहे हैं, अन्नपूर्णा। कौन से गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है? नाथूराम गॉडसे ने तो गांधी के शरीर की हत्या की, हम सारे लोग तो गांधी की आत्मा की हत्या कर रहे हैं जब हमारे घरों में अन्नपूर्णा नमक आ। इतना ये देश गुलामी में गिर गया, घर घर में विदेशी सामान, घर घर में इंपोर्टेड माल। और लोग बराबर यही तर्क देते हैं, राजीव भाई उसमें क्वालिटी है। और मैं लोगों से पलट के पूछता हूं, अच्छा बताइए, ब्रुक बॉन्ड की चाय, लिप्टन की चाय, ताजमहल की चाय में क्या क्वालिटी है? तो आपको शायद मालूम नहीं, चाय में कोई क्वालिटी नहीं है, चाय में जहर है, और उस जहर का नाम है टैनिन। और कॉफी में उससे भी भयंकर जहर है, उसका नाम है कैफीन। ये टैनिन और कैफीन दोनों जहर कैंसर कर देते हैं। एक सिगरेट पीने से जो जहर आपके शरीर में जाता है, उतना ही जहर 3 प्याला चाय पीने से जाता है, 1 प्याला कॉफी पीने से। 25 साल पहले इस देश में कोई चाय पीता नहीं था, कॉफी पीता नहीं था, इसलिए कोई जानता भी नहीं था कि कैंसर नाम की बीमारी क्या होती है। और आज पिछले 20-25 साल से जिसको देखो उसको कैंसर, जिसको सुनो उसको कैंसर। ये कहां से आया? जहर पी रहे हैं तो जहर जैसा शरीर बने, और सवेरे ही सवेरे जहर पी लेते हैं। मुझे तो बड़ा दुख होता है। और ऐसी आदत पड़ गई है जैसे शराबी की आदत होती है। शराबी आदमी को रोज शराब चाहिए, और अगर एक दिन शराब नहीं मिले पीने के लिए तो उसके सिर में दर्द होता, शरीर में दर्द होता, शरीर ढीला ढीला पड़ जाता। ठीक वही हालत होती है चाय कॉफी पीने वाले की। अगर चाय कॉफी पीने वाले को एक दिन चाय नहीं मिली, एक दिन कॉफी नहीं मिली, तो उसका भी सिर दर्द करता है, शरीर काम नहीं करता। क्यों? ठीक वैसा ही